एवरीवन, क्लास 10th विषय हिंदी पाठ संख्या 5। बेटा 5th लेसन पूर्व क्लास में कंप्लीट हो गया था। कल मैंने आपको ये 5th लेसन कंप्लीट करा दिया था। सूर्यकांत त्रिपाठी जिनके कवि हैं, इसमें 2 कविताएं हैं, उत्साह और अट नहीं रही। ठीक है, आज मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है। देखिए, बादल के बेटा 2 रूप हैं। एक तो बादल का वो रूप जो रिमझिम बरसने वाला सुंदर कोमल रूप, तथा दूसरा है गरजने वाला अर्थात कठोर क्रांतिकारी रूप। कवि समाज में व्याप्त दुखों, भूख, शोषण, उत्पीड़न, अन्याय, अत्याचार, समाज में व्याप्त सभी बुराइयों को कवि निराला जी मिटाना चाहते हैं। इसलिए उसको बादल के गरजने वाले, परिवर्तन वाले, लाने वाले रूप का आह्वान करना ही उचित प्रतीत होता है। सामाजिक परिवर्तन के लिए क्रांति जरूरी है और गरजता हुआ बादल ही क्रांति का संदेशवाहक है। इसलिए कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है एग्जाम में। सेकंड क्वेश्चन है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया। अर्थात हमारी इस पोयम का जो टाइटल है वो उत्साह क्यों रखा गया। कवि ने इस रचना को उत्साह शीर्षक प्रदान किया। बादलों की हलचल, उनका गर्जन कवि के मन में किसी नई काव्य रचना की प्रेरणा जगा रहा है। बादलों के गर्जन से उसे प्रोत्साहन के स्वर सुनाई देते हैं। कवि चाहता है कि वह ऐसी कविता लिखे जो समाज के पिछड़े और रूढ़िग्रस्त स्वरूप को बदलकर उसको नया प्रगतिशील रूप प्रदान कर सके। ठीक है, इसलिए इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया। फिर एक कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। घेर घेर घोर गगन में कवि ने बादल को एक उत्साही वीर पुरुष का रूप प्रदान किया है। घेर घेर घोर गगन में, इसमें कवि ने बादल को एक उत्साही वीर पुरुष का रूप प्रदान किया है। फिर कवि ने उसे नव जीवन की प्रेरणा देने वाली एक कवि के रूप में प्रस्तुत किया है। फिर कवि ने बादल को एक परोपकारी, उदार हृदय और समृद्ध व्यक्ति की छवि भी प्रदान की है तथा उससे आग्रह किया है कि वह संतापों से पीड़ित जगत के समस्त दुखों को दूर कर लोगों को शांति प्रदान करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य से ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द आए जिनसे नाद सौंदर्य मौजूद है, लिखिए। अब देखिए, कई पंक्तियां ऐसी आई जैसे घेर घेर घोर गगन, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। अभी काफ़ी पंक्तियां ऐसी आई जिनसे कविता में नाद सौंदर्य उत्पन्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बादलों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अट नहीं रही कविता का। ठीक है, अट नहीं रही कविता का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है। देखिए, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। यहाँ प्रकृति का मानवीकरण करके कवि ने उसमें मानवीय भावनाओं का प्रतिबिंब किया है। ठीक है, तो कौन सा अलंकार हो गया, मानवीकरण अलंकार। जैसा कि आपको बताया था कि प्रकृति में, ठीक है, मानवीय भावनाओं का आरोप किया जाए। कवि अपने हृदय के आहत की छाया प्रकृति में देख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से
क्यों हट नहीं रही, है ना। पाट पाट की शोभा हट नहीं रही। देखिए फागुन मास की प्राकृतिक शोभा, फागुन के महीने की प्राकृतिक शोभा, क्योंकि ये वसंत ऋतु का माह होता है, ठीक है। प्राकृतिक शोभा इतनी विविध और मनोहारी है कि कवि उस पर मुग्ध हो जाता है, ठीक है। उसका मन उस शोभा को निरंतर लगातार देखते रहने को रहता है कि प्राकृतिक शोभा इतनी मनमोहक लगती है कि कवि का मन उस शोभा को देखने में लगा रहता है। घर घर को महकाती हवा, आकाश में अटकेलियाँ करते पक्षी, पत्तों से लदी डालियाँ, मंद मंद सुगंध से परिपूर्ण पुष्प समूह, इन सारे दृश्यों से ने कवि को आँखों को मंत्रमुग्ध सा कर दिया। यही कारण है कि उसकी दृष्टि इस प्राकृतिक वैभव से हट नहीं रही, मतलब हटाने से भी हट नहीं रही। किसकी शोभा को देखे? फागुन के महीने की प्राकृतिक शोभा को देखकर कवि की आंखें वहाँ से हट ही नहीं रही। अर्थात फागुन के महीने में प्राकृतिक वातावरण इतना मनोहारी है कि कवि उस पर मुग्ध हो जाता है। उसका मन उस शोभा को निरंतर देखने रहने को ही कर रहा है क्योंकि उस समय हवा घर घर को महकाती है, अटकेलियाँ करते पक्षी, पत्तों से लदी डालियाँ, मंद मंद फूलों की खुशबू, तो ये सारे दृश्य कवि को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया दूसरी पोयम हट नहीं रही, उसमें कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। प्राकृतिक सौंदर्य भी कौन सा? फागुन मास के महीने का। फागुन के महीने वसंत ऋतु का महीना होता है, ठीक है। फागुन का माह, इस समय प्रकृति के वातावरण का वर्णन कवि ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन किन रूपों में किया है? देखिए, कवि निराला जी ने अपने शीर्षक से ही यह जता दिया, अपने शीर्षक से ही यह बता दिया कि फागुन की शोभा दसों दिशाओं में व्याप्त हो रही है। वह परिवेश की सीमाओं में समा नहीं रही। जिधर भी दृष्टि जाती है, कवि ने कहा, उधर ही प्रकृति का कोई नवीन रूप सामने आ जाता है। कोई भी, कवि ने कहा ना कि जिधर भी दृष्टि जाती है उधर ही प्रकृति का कोई ना कोई नवीन रूप सामने दिख जाता है। वहीं वह सुगंधित पवन के रूप में कहीं जन जन की सांसों को सुवासित कर रही है, तो कहीं लाल लाल हरे भरे पत्तों से लदी डालियाँ, ठीक है, सौंदर्य के दर्शन करा रही हैं। ऊपर नज़र उठाएं तो आकाश में पक्षी रंग बिरंगे पंख फैलाए उड़ रहे हैं। वनों में, उपवनों में, वाटिकाओं में मंद मंद फूलों की खुशबू आ रही है, ठीक है। प्रकृति का यह व्यापक रूप केवल बाह्य जगत तक सीमित है, बल्कि मनोजगत में भी समाया हुआ है। तभी तो कवि की सौंदर्य लोलुप दृष्टि इस सर्वव्यापी शोभा से हटाए नहीं हट रही। जितना भी कवि चाह रहा है कि मैं इधर से अपनी निगाह को हटाऊं, लेकिन प्राकृतिक वातावरण की सुंदरता को नजरें वहाँ से हटाने का कवि का मन ही नहीं करता, क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य इतना मनमोहक है। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में नहीं होता? देखिए, ये क्वेश्चन बेटा आप अपने आप करो तो ज़्यादा अच्छे है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको समझा देती हूँ, इसमें आप अपने व्यूज़ भी लिख देना। फागुन वर्ष की सबसे मधुर, मादक और प्राकृतिक शोभा से भरपूर वसंत ऋतु का महीना है, ठीक है। वसंत को ऋतु राज भी कहा जाता है, ऋतुओं का राजा। कौन सी ऋतु को कहा जाता है? वसंत ऋतु को कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु की तपन, आंधी, लू आदि, वर्षा की कीचड़, देखिए गर्मी में बहुत अधिक गर्मी, ठीक है, लोग गर्मी से परेशान हो जाते हैं, ठीक है, आंधी, लू आदि, वर्षा की कीचड़, वर्षा ऋतु में चारों ओर बारिश ही बारिश, कीचड़, बाढ़ का आवागमन में, तथा शीत ऋतु में ठिठुरन, हिमपात आदि जनजीवन को त्रस्त करने वाली है।
लेकिन वसंत इन सभी से मुक्त है। फागुन में प्रकृति को नया जीवन मिलता है। फागुन के महीने में प्रकृति को नया जीवन मिलता है। वृक्षों पर नए नए पत्ते, फूल और फल लगते हैं। मंद मंद शीतल सुगंधित वायु चलती है। पशु पक्षी मस्त होकर चहकते हैं। मनुष्य भी उल्लास से भर जाते हैं। इसी माह में होली का मस्ती भरा उत्सव होता है। इन सब विशेषताओं के कारण फागुन का महीना बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। ठीक है, कवि ने बताया कि फागुन में ऐसा क्या होता है। तो फागुन के महीने में आपको वसंत ऋतु के मौसम के बारे में लिखना है कि चारों ओर कैसे हरियाली ही हरियाली होती है। ठीक है, फागुन वर्ष की सबसे मधुर, मादक और प्राकृतिक शोभा से भरपूर वसंत ऋतु का ये अंग है। वसंत को ऋतुराज कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में तपन, आंधी, लू और वर्षा की कीचड़, बाढ़ आवागमन में बाधा तथा शीत ऋतु की ठिठुरन, हिमपात आदि जनजीवन को त्रस्त करने वाली, लेकिन वसंत इन सभी से मुक्त है। फागुन में प्रकृति का नया जीवन मिलता है। वृक्षों पर नए नए पत्ते, फूल और फल लगते हैं। मंद मंद शीतल सुगंधित हवा चलती है। पक्षी मदमस्त होकर आकाश में विचरण करते हैं। ठीक है, इन कवियों के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। कवि निराला की काव्य शिल्प की विशेषताएं। उत्साह तथा अट नहीं रही। कविता के आधार पर निराला की काव्य शिल्प की कुछ विशेषताएं देखिए। प्राकृतिक चित्रण, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था बेटा, जब चैप्टर स्टार्ट किया था, कि जो कवि निराला जी हैं वो छायावादी कवि हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति को जरूर अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। ठीक है, निराला ने प्रकृति का सजीव चित्रण किया है। उसके कोमल तथा कठोर दोनों ही स्वरूपों का चित्रण हुआ है। उसकी प्रकृति सजीव है तथा मानव की सहचरी है। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। फिर काव्य शैली, कवि ने गीति शैली को अपनाया है। संक्षिप्तता, प्रवाह, गीति तत्व निराला के काव्य की विशेषताएं हैं। कवि ने विभिन्न प्रतीकों तथा बिंबों का सहारा लेकर अपनी बात को सफलता के साथ व्यक्त किया है। कवि ने अपने मनोभावों का निर्बाध व्यक्त करने के लिए मुक्त छंद का प्रयोग किया है। कवि की जो भाषा है वो खड़ी बोली में तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, हो गया बेटा, समझ आ गया। अब ये होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देता है, होली के आसपास प्रकृति में अनेक तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। सर्दी की ऋतु समाप्त हो जाती है। ठीक है, ठिठुरन, पाला और कोहरे का प्रकोप मिट जाता है। ठीक है, इस फागुन का महीना होली फरवरी एंड या मार्च की स्टार्टिंग में होती है, तो उस समय देखिए सर्दी समाप्त हो जाती है। ठिठुरन, पाला और कोहरे का प्रकोप मिट जाता है। मौसम बहुत अधिक सुहावना हो जाता है। वृक्षों पर नए नए पत्ते, फूल, फल लगने लगते हैं। खेतों में फसलें पक जाती हैं। हवा तेज चलने लगती है। पेड़ों के पुराने पीले पत्ते झड़कर नीचे गिर जाते हैं और ऋतु परिवर्तन होने से मनुष्य, पशु पक्षी तथा वनस्पति सभी प्रसन्न दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे समझ बेटा। अब देखिए, उत्साह कविता से कवि क्या संदेश देना चाहता है। कवि ने इस कविता के माध्यम से रचनात्मक क्रांति और नव चेतना का संदेश देना चाहता है। कवि उत्साह कविता के माध्यम से रचनात्मक क्रांति और नव चेतना का संदेश देना चाहता है। कवि ने अपने संदेश का माध्यम बादल को बनाया। वह बादल का आह्वान करता है। ठीक है, वह बादल को गरजने के लिए सारे आकाश में छा जाए। उसका गर्जन जन जन के हृदय में परिवर्तन और चेतना की प्रेरणा भर दे। कवि समाज के समर्थ लोगों को
संदेश देना चाहता है कि वे अभाव, शोषण और कष्टों से पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता दिखाएं, उनके कष्टों को दूर करें। ठीक है बेटा, तो ये मैंने आपको चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए। ठीक है, कोई भी डाउट हो बेटा आप अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना, अपने डाउट्स आप लोग मन में मत रखना। ओके बेटा, सारे क्वेश्चन आंसर मैंने करा दिए। अब नेक्स्ट डे मैं आपको इसकी PDF सेंड कर दूंगी और आप प्रॉपर अपना वर्क कर लेना। डेली का वर्क आप डेली करिए। कवि परिचय लिखना है, उसके बाद भावार्थ करना है, फिर क्वेश्चन आंसर करना है। ओके बेटा, थैंक यू।